ये सन था 1812 नेपोलियन बोनापार्ट के उरूज का जमाना। यूरोप की सबसे ताकतवर फौज और सबसे बड़ी एम्पायर का मालिक नेपोलियन बोनापार्ट रूस को फतह करने की तैयारियों में मसरूफ था, और इस अटैक की वजह था कॉन्टिनेंटल सिस्टम जिसको नेपोलियन बोनापार्ट ने बनाया था, क्योंकि ब्रिटिश नेवी ने अटलांटिक ओशियन से लेकर मेडिटेरेनियन सी तक फ्रांस और उसके मफ्तू अलैहिस्सलाम इलाकों से होने वाली तिजारत को रोक दिया था। इस नाकाबंदी को गैर मुअस्सर बनाने के लिए नेपोलियन बोनापार्ट ने एक सिस्टम बनाया था जिसको कॉन्टिनेंटल सिस्टम कहा जाता है। इस सिस्टम से नेपोलियन बोनापार्ट चाहता था कि यूरोपीय ममालिक बरतानिया के साथ तिजारत न कर पाएं, यानी ब्रिटिश का तिजारती बाइकाट करना मकसूद था। शुरू में तो रूस ने भी फ्रांस का साथ दिया था और इस सिस्टम में शामिल हो गया था, लेकिन कुछ सालों के बाद ही दोनों के दरमियान शदीद इख्तिलाफात पैदा हो गए। सबसे बड़ा मसला रूस को यह था कि ब्रिटिश के साथ तिजारत न होने की वजह से रशियन ताजिरों का बहुत ज्यादा माशी नुकसान हो रहा था। दूसरा इशू जो आ रहा था वो नेपोलियन बोनापार्ट की वदा खिलाफी था। नेपोलियन बोनापार्ट ने रूस के शहंशाह अलेक्जेंडर I से ये सिस्टम में शामिल होने से पहले एक वदा किया था कि वो सल्तनत उस्मानिया के दारुल हुकूमत कुस्तुनतुनिया को उस्मानी तुर्कों से आज़ाद करवाने के लिए रूस की मदद करेगा। दोस्तों, जैसा कि आपको इल्म है, कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल वो मकाम है जो रूस के समंदर ब्लैक सी को बहेरा रूम से मिलाता है, इसलिए रूस इस शहर पर हर हालत में कब्जा करना चाहता था। नेपोलियन ने यह वदा तो रूस से कर लिया था, लेकिन इस वादे को वो पूरा नहीं कर सकता था, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट को डर था कहीं रूस भी आने वाले वक्तों में बहेरा रोम में उनके लिए ब्रिटिश नेवी की तरह कोई खतरा ना बन जाए, जिसकी वजह से ज़ारे रूस नेपोलियन बोनापार्ट से बहुत ज्यादा नाराज हो गया और उसने कॉन्टिनेंटल सिस्टम से अलग होकर ताज बरतानिया से तिजारत शुरू करने का फैसला कर लिया था, यानी रूस ने बरतानिया का बाइकाट खत्म कर दिया। इसके जवाब में नेपोलियन ने रूस पर हमला करने का फैसला कर लिया है, लेकिन वो रूस को फतह नहीं करना चाहता था, बल्कि सिर्फ ज़ार रूस पर दबाव डालकर उन्हें दोबारा इस सिस्टम में वापस लाना चाहता था। बाल्टिक स्टेट लिथुनिया में दरियाए नीमान के किनारे पहाड़ी है, इसे नेपोलियंस हल कहते हैं। 24 जून 1812 के रोज नेपोलियन इसी पहाड़ी से अपनी अजीम अलशान फौज को दरिया पार करके रूस में दाखिल करता है। यूरोप की तारीख में कभी इतनी बड़ी फौज इससे पहले नहीं देखी गई थी। तकरीबन 4.5 लाख जवानों पर मुश्तमिल ये फौज 80,000 घड़सवार थे और पैदल दस्तों की तादाद 3,70,000 के करीब थी, और इसमें इसके अलावा 1,400 तोपें भी शामिल थी। इसके मुकाबले में ज़ार रूस के पास सिर्फ 2,20,000 के करीब फौजी थे, इनमें भी 40,000 घड़सवार, तकरीबन 1,80,000 पैदल फौजी थे और 800 तोपें। इस तादाद में बाद में इजाफा भी होता रहा, लेकिन 24 जून के रोज फौजों की यही तादाद बताई जाती है। फ्रांसीसी आर्मी रूसियों से कहीं ज्यादा बड़ी और ताकतवर थी, लेकिन हकीकत थोड़ी सी मुख्तलिफ भी हो सकती थी, क्योंकि नेपोलियन की फौज में आधे फौजी फ्रेंच फौजी थे, लेकिन बाकी आधे फ्रेंच नहीं थे, बल्कि फ्रेंच एम्पायर के मुख्तलिफ हिस्सों से जिन पर फ्रेंच ने कब्जा किया था वहां से लोगों को जबरदस्ती भर्ती किया था। फिर फ्रांसीसी फौजियों ने उनको तरबियत देकर फ्रांसीसी फौज में शामिल कर लिया था। उन्हें जंग का ज्यादा तजुर्बा नहीं था, बल्कि उनमें से कई तो पहली बार जंग पर जा रहे थे। वो मुश्किलात के आदी नहीं थे उनके मुकाबले में। वैसे तो रूसी फौज की अक्सरियत ना तजुर्बाकार मजदूरों किसानों पर मुश्तमिल थी, लेकिन फ्रांसीसी फौजियों के मुकाबले में उन्हें एक फायदा ये हासिल था कि वो ये कि मजदूर और किसान बहुत सख्त जान थे, और सबसे बड़ा फायदा उनको ये था कि उनका मुल्क था, उनकी सरजमीन थी। फिर मौसम गर्मा में आसमान से सूरज आग बरसाता था और सर्द मौसम में बर्फबारी इंतहा की होती थी। रूस के ये लोग हर मौसम में जिंदा रहना जानते थे, इसलिए क्योंकि ये उनकी अपनी सरजमीन थी और ना तजुर्बाकार फ्रांसीसियों से लड़ना सख्त जान रूसियों के लिए निस्बतन आसान था। फ्रांस की कामयाबी 2 अवामिल पर मुनहसर कर रही थी। एक, उनकी तादाद ज्यादा थी, दूसरा उनके कमांडर नेपोलियन बोनापार्ट जबरदस्त जंगी तजुर्बे वाले कमांडर थे। वो कभी हार नहीं माना करते थे, ये मशहूर हो चुका था। लेकिन यहाँ नेपोलियन बोनापार्ट जैसे बेहतरीन कमांडर से भी एक बहुत फाश गलती हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने रूस पर हमले के लिए अच्छी तरह से प्लानिंग ही नहीं की थी। उनका प्लान ये था कि
अगर रूसी सरजमीन पर इतनी बड़ी फौज ले आएंगे तो जार रूस डर कर सुलह कर लेगा, यानी कॉन्टिनेंटल सिस्टम में दोबारा से शामिल हो जाएगा, बरतानिया से तिजारत बंद कर देगा। इसलिए वो अपनी फौजों के साथ दरियाए नीमान के किनारे पर रुक गया है। आगे जंग लड़ने की तफसीली प्लानिंग अब उनके लिए मुमकिन नहीं थी। ये दरिया रूसी और फ्रांसीसी एम्पायर के दरमियान सरहद का काम करता था। दरिया के एक तरफ लिथुआनिया का मुल्क था, दूसरी तरफ पोलैंड का मुल्क था। नेपोलियन अपनी फौज के साथ पोलैंड में मौजूद था। वो रूस के शहंशाह को अपने कदमों में झुकाकर ही वापस आने वाला था। चुनांचे वो रूस में अपनी फौजों को आगे ही आगे ले जाता रहा। इससे कोई अंदाजा ही न हुआ कि जार रूस और उसके कमांडर्स जानबूझकर फ्रांसीसी फौजों को अपने जाल में फंसाना चाहते हैं। वो फ्रांसीसी फौजों को रूस में इतना आगे तक ले आए कि अब फ्रांसीसी फौजों की वापसी नामुमकिन थी। नेपोलियन बोनापार्ट जैसा एक समझदार और तजुर्बेकार कमांडर भी उनके जाल में फंस चुका था। ये एक अजीम अलशान फौज की खौफनाक शिकस्त का आगाज हुआ चाहता था। शुरू में तो नेपोलियन की जंगी मुहिम बड़ी कामयाबी से जारी रही। उनकी फौजों ने शुरू में लिथुआनिया के एक अहम शहर पर कब्जे कर लिया और इसे अपनी सप्लाई लाइन का मरकज बना लिया है। फिर वो मौजूदा बेलारूस से अपनी फौजों को गुजारते हुए मास्को के करीब पहुंच गए। दोस्तों, जैसा कि आपका मालूम है, इस जमाने में मास्को नहीं था बल्कि इसके शुमाल में एक शहर सेंट पीटर्सबर्ग रूस का दारुल हुकूमत हुआ करता था। रूस का शहंशाह अलेक्जेंडर वन इसी शहर पीटर्सबर्ग में महफूज अपने किले में बैठा हुआ था जब नेपोलियन बोनापार्ट अपनी फौजों को लेकर इसकी तरफ जा रहा था, क्योंकि इस वक्त मास्को भी रूस के लिए बहुत अहमियत रखता था। ये शहर रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च का सेंटर माना जाता था और इसे अवाम एक मुकद्दस शहर के तौर पर मानते थे। नेपोलियन बोनापार्ट समझता था कि इस शहर को जब शहंशाह खतरे में देखेगा तो शहंशाह रूस फौरी सुलह कर लेगा, उन्हें यहीं पर रोकने के लिए कोई बहुत बड़ी फौज भेजेगा। लेकिन ये नेपोलियन बोनापार्ट की खुशफहमी थी। न ही वहां पे कोई पैगाम सुलह आया और न ही शहंशाह रूस की फौज उनके मुकाबले के लिए सामने आ रही थी, बल्कि फ्रांसीसी फौज आगे बढ़ते बढ़ते रशियन फौज के बिल्कुल सामने आ गई। रशियन फौज जानबूझकर मुसलसल पीछे पसपा होती गई। अब लिथुआनिया के शहर से मास्को का रास्ता तकरीबन 900 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा था और इसे तय करने में तकरीबन फ्रांसीसी फौज को 2 महीने का वक्त लगा था। 4.5 लाख फ्रांसीसी फौज को मास्को पहुंचने तक बेपनाह खुराक इस्तेमाल करना पड़ी थी, क्योंकि रूस की फौज ने पीछे पसपा होते हुए सब देहातों और शहरों को आग लगा दी थी और खेतों को उजाड़ दिया। अब फिर आग से जलाना शुरू कर दिया था। पानी के कुनों में जहर मिलाना शुरू कर दिया, हत्ता कि जो उनके माल मवेशी थे उनको भी हलाक करते गए। उनका मकसद था कि फ्रांसीसी फौज को रास्ते में खाने पीने की कोई चीज न मिले। उधर रूसी देहातियों ने भी फ्रांसीसी फोर्सेस पर गोरीला कार्रवाइयां करना शुरू कर दी थी। ये रूसी देहाती अचानक कहीं से निकलते फ्रांसीसी फौज पर हमला करते, कुछ फौजियों को मौत की घाट उतारते और उनसे राशन पानी लूटते और फिर अचानक फरार हो जाते। रूस की फौज के बाकायदा दस्ते भी फ्रांसीसी फौज के खिलाफ गोरीला मुहिम में शामिल हो रहे थे, खास तौर पर लिथुआनिया के शहर वेलनस से जब फ्रांसी फौज को राशन की जो सप्लाई लाइन भेजी जाती थी उनको भी रूसी देहाती या बाकायदा रूसी फौज के दस्ते रास्ते ही में लूट के ले जाते थे। इसलिए सप्लाई लाइन की हिफाजत पर बहुत से फ्रांसीसी दस्तों को तैनात करना पड़ा था, लेकिन देहातियों और रूसी फौजियों के गोरीला जंगी मुहिम की वजह से फ्रांसीसियों को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा था। उधर नेपोलियन बोनापार्ट कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से भी रूस की फौज के किसी बड़े दस्ते के साथ इसका आमना सामना हो जाए ताकि रूसी फौज सुलह करने पर राजी हो जाए और मुजाहमत न कर सके, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो नेपोलियन बोनापार्ट इतनी दूर तक रूस के अंदर न आता। वो सिर्फ रूस के शहंशाह को सुलह करने पर मजबूर करता, एक मुआहदा करता और वापस अपनी फौज को फ्रांस ले जाता। लेकिन रूसी फौज का सेंट्रल दस्ता जो सुप्रीम कमांडर जनरल बार्कलेबी की जेर निगरानी था, वो नेपोलियन के सामने नहीं आ रहा था। रूस की फौज मुसलसल पसपाई इख्तियार करते हुए पीछे हटती गई और फ्रांसीसी फौज मुसलसल बेवकूफ की तरह उनके पीछे बहुत दूर तक रूस में अंदर तक चली गई। अब चूंकि जुलाई का सख्त गर्मी का मौसम रूस में शुरू हुआ चाहता था, क्योंकि रूस में गर्मी भी खूब पड़ती है और सर्दी में बर्फबारी पड़ती है, इसी के साथ ही फ्रांसीसी फौजियों के पास खाने पीने और पानी के जखीरे की शदीद कमी वाक़ होना शुरू हो चुकी थी और उनकी सप्लाई लाइन भी पीछे से गोरीला कार्रवाइयां की वजह से मुकम्मल तौर पर नहीं तो जुज़वी तौर पर बंद हो चुकी थी।
और फौज को खाने के लिए कोई चीज और पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा था, तो भूख और प्यास से फौजी अपने ही जानवरों को मारते, उनको खा जाते। लेकिन फिर भी ये इतनी बड़ी फौज के लिए काफी ना होता था। इतनी बड़ी फ्रेंच फौज को रोजाना हजारों किलोग्राम खुराक और पानी की जरूरत होती थी, लेकिन वो उनको ना पीछे से मिल रही थी और न ही उनके जो नजदीकी गांव थे वहां से मिल रही थी, जिसके नतीजे के तौर पर हजारों फ्रांसीसी फौजी भूख की वजह से, मौसमी बीमारियों की वजह से, प्यास की वजह से हलाक हो रहे थे। फ्रांसीसी फौज में शामिल यूरोपीय सिपाही तो बाकायदा तौर पर फौज को छोड़कर भागना शुरू हो चुके थे, जिसकी वजह से मास्को से सैकड़ों किलोमीटर दूर पहले ही से फ्रांस का इतना बड़ा लश्कर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा था। जुलाई तक ये कंडीशन हो चुकी थी कि रोजाना तकरीबन 6 से 7 हजार फ्रांसीसी फौजी बीमार हो के प्यास से या भूख से हलाक हो रहे थे या फिर भाग रहे थे। सिर्फ चंद महीनों में फौज की तादाद कम होकर 4.5 लाख से तकरीबन 3 लाख पर आ चुकी थी। 1.5 लाख फौजी या तो भाग चुके थे या मर चुके थे। लेकिन अभी असल मुश्किल आने वाली थी, क्योंकि ये हालत तो फ्रांसीसी फौज की सिर्फ मौसम गर्मा में थी, जबकि रूस का मौसम सरमा तो अभी आना बाकी था, जो कि बहुत सख्त होता है। यानी असल मुसीबत ने अभी आना था। 18 अगस्त को रूस की मरकजी बड़ी फौज के सरबराह ने फैसला किया कि अब फ्रांसीसी फौज के सामने आया जाए। अभी मास्को से सैकड़ों किलोमीटर दूर एक शहर था सिमोलिन, वहां पे दोनों फौजों आमने सामने पहुंच चुकी थी। इस मकाम पर रूसियों और फ्रांसीसी फौज की एक बड़ी और पहली लड़ाई हुई। रूस की फौज इस शहर में किले में बंद होकर महफूज हो चुकी थी। नेपोलियन के लिए एक सुनहरी मौका था कि वो इस शहर को घेरे में लेकर रूस की फौज की मासिकों की तरफ वापसी का रास्ता बंद कर सकता था। इससे रूसी फौज इस शहर में बिल्कुल बंद हो जाती, महसूर हो जाती और उनकी हो सकता है कि पूरी फौज तबाह हो जाती। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने पता नहीं क्यों यहाँ पे एक बहुत बड़ी फाश गलती कर दी और शहर का मुकम्मल मुहासरा करने की बजाय सिर्फ शहर के मरकजी दरवाजे पर हमला करवा दिया। यानी कि शहर से रूसी फौज को निकलने के लिए जो दूसरे रास्ते थे, वहां पे फ्रांसी फौज ने कोई भी दस्ते तैनात नहीं किए थे। फ्रांसीसी फौज ने शुरू में तोपखाने की मदद से शहर पर शदीद बमबारी की। इसके बाद वो शहर में दाखिल हो गए और शहर के गली मोहल्लों में और ऊंची इमारतों में बैठे हुए रूसी फौजियों और फ्रांसीसी फौजियों के दरमियान एक गोरीला जंग शुरू हो चुकी थी। इस दौरान तकरीबन 14 से 15 हजार रूसी फौजी हलाक हो चुके थे और नेपोलियन बोनापार्ट के भी 10 से 11 हजार फौजी मारे जा चुके थे। 2 दिन की लड़ाई के बाद रूसी फौज के बच्चे कच्चे दस्ते शहर के दूसरे रास्तों से, जिनको फ्रांसीसी फौज ने नाकाबंदी करके बंद नहीं गया था, वहां से निकलकर रूस के दूसरे बड़े शहर मास्को की तरफ बढ़ते चले गए और फ्रांस ने शहर पर 2 दिन ही में कब्जा कर लिया। लेकिन एक और मुसीबत का सामना करना अभी बाकी था और ये था कि अब इसको फिर दोबारा मास्को की तरफ पेश कदमी करना थी, तो ताक़ुब करना था। लेकिन कंडीशन ये थी कि रूसी फौज के जनरल बाकले आगे आगे थे और नेपोलियन की फौज इसके पीछे पीछे। पता नहीं ये खेल कब तक चलता रहता। लेकिन अचानक जनरल को रूसी शहंशाह का एक पैगाम मिलता है, जिससे जंग का नक्शा मुकम्मल तौर पर बदल जाता है। रूस के शहंशाह ने अपनी फौज के सुप्रीम कमांडर को कहा था कि फ्रांसीसी फौज को हमने बहुत ज्यादा थका दिया है, अपनी नेपोलियन से फैसला कुंजान की घड़ी आन पहुंची है। जंग के लिए शहंशाह ने कमांडर को भी चेंज कर दिया, नया कमांडर लाया गया और ये एक 70 साल के जनरल कुतुज़ोव थे। रूस में इस जनरल के मुकाबले का कोई दूसरा जनरल नहीं था। उनको रूसी फौज का सुप्रीम कमांडर बनाकर मास्को शहर जाने का हुक्म दे दिया गया। जब वो मास्को के महाज पर पहुंचा तो जनरल बाकले भी उनकी जेर निगरानी अपने दसों को लेकर उसके साथ शामिल हो गए थे। इन दोनों ने जंग की तैयारियां शुरू कर दी। रूसी फौज के नए कमांडर ने मास्को शहर से 132 किलोमीटर दूर मगरिब में एक गांव बोडेविस के करीब अपनी फौज को मोर्चा जन होने का हुक्म दिया और नेपोलियन बोनापार्ट की फौज का बेसब्री से इंतजार करने लगा। अब नेपोलियन बोनापार्ट की फौज के दरमियान और मास्को शहर के दरमियान एक बहुत बड़ी दीवार बन चुकी थी और वो थी रूसी फौज के नए जनरल की फौज। जब नेपोलियन बोनापार्ट को इस बात की खबर हुई कि रूसी फौज फैसला कुन जंग की तैयारियों में मसरूफ है, तो इस खबर से नेपोलियन बोनापार्ट को बेइंतहा राहत महसूस हुई, क्योंकि उनकी दुरीना ख्वाहिश पूरी होने का वक्त आन पहुंचा था। वो किसी तरह से भी रूसी फौज को तबाह बर्बाद करने के बाद उनको सुलह करने पर मजबूर कर सकता था और अपनी थकी हुई और पस्त हौसला फौज को दोबारा से एक
जोश और जज्बे वाली फौज में बदल सकता था। नेपोलियन ने अपनी थकी हारी फौज को एक नए अज़्म के साथ आगे बढ़ने का हुक्म दिया और वो जंग के मकाम पर पहुंच गए। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब 7 सितंबर 1812 को दोनों फौजों के दरमियान एक बड़ी और फैसला कुन जंग लड़ी जाना थी, लेकिन अब नेपोलियन की मर्जी के मुताबिक जंग नहीं हो सकती थी, क्योंकि मुल्क भी रूसियों का था और मौसम भी रूसियों का था और नेपोलियन की सप्लाई लाइन भी कट चुकी थी, इसलिए कि नेपोलियन को फैसला करने में बहुत देर हो चुकी थी। बोर्डिनो की लड़ाई में फ्रांसीसी फौज के पास सिर्फ 1,70,000 फौजी बचे थे और उनके पास 587 तोपें रह गई थी, जबकि दूसरी तरफ रूसियों के पास 1,20,000 पर मुश्तमिल एक तरबियत याफ्ता ताज़ा फौज थी और उनको सप्लाई भी मुसलसल पहुंच रही थी और उसके अलावा उनके बाद 640 तोपें भी थी। इससे जाहिर होता है कि दोनों फौजों की तादाद में, ताकत में और फौजी जवानों में कोई इतना बड़ा फर्क नहीं था, लेकिन रूसियों को जो बहुत ज्यादा फायदेमंद चीज नजर आ रही थी वो ये थी कि उनके फौजी जवान थे, जोश और जज्बे से भरपूर थे, ताज़ा दम थे, जबकि फ्रांसीसी फौजी सैकड़ों किलोमीटर दूर से इंतहाई मुश्किल, थका देने वाले सफर और खराब मौसम और खुराक और पानी की कमी से निढाल थे। और उसके अलावा नेपोलियन बोनापार्ट खुद भी शदीद बीमार हो चुके थे, जिसकी वजह से नेपोलियन बोनापार्ट बरवक्त और दुरुस्त फैसले नहीं कर पा रहे थे। इसलिए फ्रांसीसियों के लिए यह सिचुएशन बिल्कुल भी उनकी अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं लग रही थी। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट को हर हाल में जंग लड़ना थी, तो जंग लड़ी गई। दरियाए मास्को दोनों फौजों को एक दूसरे से जुदा कर रहा था। एक किनारे पर रूसी फौज थी, दूसरे किनारे पर फ्रांसीसी फौज। रूसी फौज ने मशरकी किनारे के साथ साथ छोटी छोटी पहाड़ियों और मैदानों में पोजीशन बना रखी थी। उन्होंने फ्रांसीसी फौज के मैदान जंग में पहुंचने से पहले ही अपनी तोपों को मिट्टी के कले बनाकर अंदर छुपा दिया था। इसके अलावा रूसी फौजों के सेंटर में भी एक बहुत बड़ा कला था, इस पर भी रूसी फौजियों ने तकरीबन 18 से 19 तोपें खड़ी कर दी थी। इसके अलावा उन्होंने अपनी दफाई लाइन को बहुत ज्यादा महफूज और मजबूत बना लिया था। नेपोलियन को न जाने क्या हुआ, न उसने जंग की मंसूबा बंदी की और न ही अपने किसी जनरल से कोई मशवरा किया, बल्कि अपनी फौज को डायरेक्ट हुक्म दे दिया कि दुश्मन की सफों पर बमबारी शुरू कर दो। लेकिन इसके जवाब में जब रूसी फौज ने फ्रांसीसी फोर्सेस की पोजीशनों पर जवाबी बमबारी शुरू की तो फ्रांसीसी फौजों को छुपने की जगह न मिली। नेपोलियन के एक जनरल ने उन्हें मशवरा भी दिया था कि आप रूसी फौज पर सामने से हमला न करें बल्कि मुझे 4,000 फौजियों का एक दस्ता दें। मैं दरियाए मास्को को उबूर करता हूँ और रूसी फौज की पोजीशनों के पीछे से उनको तबाह और बर्बाद कर दूंगा। लेकिन नेपोलियन ने तारीखी गलती की और इस आजमूदा जनरल के मशवरे को रद्द कर दिया। 7 सितंबर की सुबह 6 बजे के करीब फ्रांसीसी फौज ने अपने तोपखाने को हुक्म दिया कि रूसियों की पोजीशनों पर शदीद बमबारी शुरू कर दी जाए। उसके जवाब में रूस की फौजों ने भी जवाबी गोलाबारी शुरू कर दी। इसकी थोड़ी देर बाद ही फ्रांसीसी फौजों ने दरिया मास को उबूर करके रूसी फौज पर हमले करने शुरू कर दिए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रूसी फौजियों की पोजीशनों पर कब्जा करना इतना आसान नहीं था। रूसी फौज अपनी मजबूत पोजीशनों से, खास तौर पर उन तोपों से जो उन्होंने मिट्टी के कले बनाकर इसके अंदर छुपा दी थी, उनसे मुसलसल गोले बरसा रहे थे। फ्रांसीसी फौजी जब उनके पास पहुंचते तो रूसी उन पर गोलियों और गोलों की बरसात कर देते हैं, जिससे फ्रांसीसी फौजियों को तबाहकुन नुकसान का सामना करना पड़ता था। जो फ्रांसीसी कमांडर्स फौज के अगले मोर्चों में लड़ रहे थे, उन्हें इस बात की बहुत परेशानी हो रही थी कि उनके साथ नेपोलियन बोनापार्ट नहीं है। इसकी वजह से उन्हें फैसला करने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था और जिससे वो फौरी फैसला नहीं ले सकते थे, बल्कि नेपोलियन के पास
पास पहले एक पैगाम रसा जाता, इसको पैगाम पहुंचाता और फिर वहां से कोई जवाब आता, फिर इसी मुताबिक फैसला किया जाता जब तक बहुत देर हो चुकी होती थी। इन सब से तंग अगर एक कमांडर ने गुस्से में अपने पैगाम रसा को कहा कि नेपोलियन अगली सफों में क्यों नहीं आता, अगर वो अपनी फौजों को लड़ा नहीं सकता तो वापस लौट जाए और हमें हमारी हालत में छोड़ दे, हम जाने और जंग जाने। लेकिन दूसरी तरफ नेपोलियन बोनापार्ट न फौज की कमान छोड़ने को तैयार था और न ही आगे जाकर अगले मोर्चों में जाकर फौजों को दुरुस्त तौर पर लड़ाने पर तैयार था। नेपोलियन बोनापार्ट बीमारी की वजह से बहुत चिड़चिड़ा हो चुका था और साथ ही तबीयत में लड़ाका पन आ चुका था। उसको जिंदगी में कोई भी नाकामी नहीं हुई थी, इसलिए वो नाकामी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से फ्रांसीसियों को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। अब फ्रांसीसियों के पास और बाकी खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। उन्होंने बढ़ते हुए नुकसान की वजह को पूरा करने के लिए अपने जो रिजर्व फौज को डर से वक्त से पहले ही सामने ले आने का फैसला कर लिया। जब आखिरकार फ्रांसीसी फौजी भारी जानी नुकसान उठाकर रूसी मोर्चों के बिल्कुल सामने पहुंच गए तो दोनों तरफ की फौजें में घुमसान की लड़ाई लड़ना शुरू हो गई और बंदूकों की संगीनियों से एक दूसरे को मौत के घाट अताने लगे। इस दौरान रूसी फौजी बहुत जवांमर्दी से लड़ रहे थे, बल्कि नेपोलियन पे उनकी लड़ाई की तारीफ करने पर मजबूर हो चुका था। उन्होंने अपने एक साथी से कहा, रूसियों लड़ रहे हैं जैसे वो इंसान नहीं मशीनें हैं और वो कले बन चुके हैं जिनको सिर्फ तोप के गोले ही तबाह कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फ्रांसीसी फौज को दाद देना पड़ेगी। रूसी फौजियों की इंतहा दर्जे की बहादुरी के बावजूद फ्रांसीसी फौज की पेशकदमी जारी रही। रूसी फौजी अपनी कमजोर पोजीशनों पर बहुत ज्यादा फ्रांसीसी मुजाहमत की वजह से नुकसान उठा रहे थे। जंग के अव्वल ही में फ्रांसी फौज का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन लड़ाई के आखिर में रूसियों का जानी नुकसान फ्रांसीसी फौजों से बहुत ज्यादा हो रहा था। शाम के साए डलने लगे थे और मैदान जंग में 40,000 रूसी और तकरीबन 35,000 फ्रांसीसी फौजियों की लाशें पड़ी हुई थी, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक दिन में ही 89,000 दोनों तरफ फौजी मौत की नींद सो चुके थे। फ्रांसीसी फौजों ने रूसी फौजियों को उनकी फ्रंट लाइन से बहुत पीछे धकेल दिया था, जिससे जाहिर हो रहा था फ्रांसीसी फौजों का पला भारी जा रहा है। लेकिन उनको जिस फतेह की तलाश थी वो उन्हें अभी तक नहीं मिल रही थी। इसकी वजह ये थी कि जंग के हर नाजुक मोड़ पर उन्होंने अगले मोर्चों पर मजीद फौजी भेजने से या तो इनकार किया या फिर बहुत देर कर दी। दूसरी तरफ उन्होंने अपने सीनियर कमांडरों की बार बार अपीलों के बावजूद अपनी एलिट फोर्सेस को जिनको रिजर्व में रखा जाता था उन्हें अभी तक लड़ने के लिए नहीं भेजा था। उसकी वजह से रूसी फौज मुकम्मल तबाही से अभी तक बची आ रही थी। जब 7 सितंबर का सूरज गुरूब हुआ, रूसी जनरल कोटजोफ ने अपनी फौज को मॉस्को की तरफ पसपा होने का हुक्म दे दिया। रूसी फौज अपनी पोजीशनों से पसपा होने लगे तो फ्रांसीसी फौज अपनी आंखों से रूसी फौजों को पीछे हटते हुए सिर्फ देख सकती थी, लेकिन उनका ताक़ुब नहीं कर सकती थी क्योंकि उनके फौजी पहले ही से बहुत ज्यादा थक चुके थे। दिन भर की लड़ाई ने उनको बेबस कर दिया था और यूं फ्रांसीसी फौज रूसियों के मरकजी लश्कर को एक बार फिर अपने हाथों में आने के बावजूद साफ बचकर निकलते हुए हसरत बुरी निगाहों से देखते रह गए। कहा जाता है बोर्डीनो की लड़ाई नेपोलियन की जिंदगी की सबसे खूनी जंगों में से एक खूनी जंग थी। बज़ाहिर इसमें नेपोलियन बोनापार्ट अपने दुश्मन से जीत गया था, लेकिन ये एक फैसला कुन फतह बिल्कुल भी नहीं थी। अगर इसमें नेपोलियन बोनापार्ट कुछ फैसले करने में जल्दी करता तो जंग का नक्शा बिल्कुल बदल सकता था। लेकिन तारीख से हम सिर्फ सबक सीख सकते हैं।